नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले लेक्चर में हमने लाल किला और फतेहपुर सीकरी के बारे में चर्चा की थी और आज हम बात करेंगे गोवा के अंदर आया हुआ एक देवल, एक सर्च जो अपने आप में एक रहस्यमय जगह है, जिसके अंदर बनी कुछ ऐसी घटनाएं जो सबके ध्यान को केंद्रित करती है और उसके साथ साथ हमारे लिए वो सांस्कृतिक विरासत की जगह भी है और वो भारत की श्रेष्ठ सांस्कृतिक विरासतों में से एक है। आप जो चित्र देख रहे हो अभी वो है बोसालिका ऑफ बॉम जीसस नाम का एक देवल, एक चर्च जिसे हम देवल बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि गोवा है वो पुर्तगालियों का एक राजधानी केंद्र था। भारत के अंदर 1498 में जब वास्को द गामा नामक कोई व्यक्ति आया जो पुर्तगालियों का कोई नाविक था और जिसने भारत में आने का जल मार्ग ढूंढा और भारत में आया और भारत के अंदर व्यापार करने की परमिशन ली और व्यापार करना शुरू हुआ। उसके बाद सबसे पहले उसने साम्राज्य कहाँ पर जमाया था? गोवा पे। यानी कि पोर्तुगीज भारत में आए तब से शुरू करके गए तब तक उसका राजधानी का मुख्य केंद्र था गोवा। तो गोवा उसके लिए महत्वपूर्ण जगह थी। तो जब वो पुर्तगालिया भारत के अंदर आए तो उसके साथ साथ उसी के धर्मगुरु भी भारत में आए। एक कहानी है एक ख्रिस्त धर्मगुरु की, एक ईसाई धर्मगुरु की, जिसका नाम था फ्रांसिस जेवियर। फ्रांसिस जेवियर नामक कोई व्यक्ति था जो पहले तो एक सैनिक था और उसने जो ईसाई धर्म का एक पंथ है उसका प्रचार करने के बारे में सोचा। कैथोलिक संप्रदाय का प्रचार करने के लिए और उसने तय किया भारत में आना और भारत के अंदर गोवा में आकर वो अपने धर्म का प्रचार करेगी और उसके लिए उसने संप्रदाय का संत बनना तय किया और उस संप्रदाय में वो संत बन गया और उसने अपना नाम संत फ्रांसिस जेवियर रखा और वो समुद्री मार्ग से भारत में आए। गोवा के अंदर उसने अपने संप्रदाय का प्रचार करना शुरू किया और कहा जाता है कि वो जब बाद में वो चाइना की ओर जा रहे थे तब समुद्री मार्ग में उसकी अवसान हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मौत हो गई। तो उसकी मौत होने के बाद उसके पार्थिव शरीर को दफना दिया गया, लेकिन उसकी इच्छा थी कि मेरे शरीर को गोवा के अंदर दफनाया जाए। तो उसको दफनाने के बाद थोड़े समय के बाद उसके शिष्य ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ये जो संत फ्रांसिस जेवियर है उसके जो शव है उसको निकाला गया, उसको एक संदूक में दफनाया गया था। हम जानते हैं कि उसको संदूक के अंदर दफनाते हैं। तो संदूक को निकाला गया और उसके बाद उसे गोवा लाया गया और गोवा के अंदर दफनाने के लिए देखा गया। लेकिन कुछ घटना यूँ बनी, जैसे हम मानते हैं कि कोई भी आदमी या कोई भी प्राणी मौत हो जाए तो उसका खून है वो जम जाता है और उसके बाद उसकी बॉडी 2 दिन में सड़ने लगती है और थोड़े ही दिनों में उसकी बॉडी एकदम विकृत हो जाती है, बिगड़ जाती है, नाश हो जाती है, सड़ने लगती है। लेकिन बहुत समय जाने के बाद भी जो संत फ्रांसिस जेवियर थे उसकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ, वो एकदम ठीक जैसे पुरानी थी वैसे ही थी। तो उसका जो पार्थिव शरीर है उसके अंदर कोई देवी की शक्ति है, ऐसा उसके शिष्य ने माना और उसको गोवा के अंदर जब दफनाया गया तो वहाँ भी बहुत समय के बाद उसकी जब बॉडी को देखा गया सालों के बाद, तो उसकी बॉडी, उसका जो पार्थिव शरीर था वो विकृत नहीं हुआ था। तो उसी के कारण आज 450 साल हो गई, यानी कि 4.5 सदियाँ बीत गई, 465 साल जितने समय हो गया, लेकिन आज भी उसका पार्थिव शरीर वैसा ही है। एक बार तो ये हुआ कि गोवा के चर्च के अंदर उसको रखा गया, बोसालिका ऑफ बॉम जीसस नाम का चर्च, जिसे हम बोसालिका ऑफ गुड जीसस भी कहते हैं। तो उस चर्च के अंदर उसको रखा गया। तो कोई जो महिला वो देखने आई थी तो उस महिला ने उसकी बॉडी में एक सुई चुभाई
एक सुई लगाई तो सुई उसने निकाली तो खून आ रहा था, यानी कि सालों के बाद 300-400 साल के बाद भी उसकी बॉडी से खून निकल रहा था। कहने का मतलब कि उसकी बॉडी में थोड़ी सी विकृति भी नहीं आई। और यह विज्ञान के लिए भी रहस्य था, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान की मौत के बाद उसकी बॉडी सालों तक वैसे ही वैसे रहे। तो एक रहस्यवादी जगह है, ये रहस्यवाद संत है जिसकी शरीर में ऐसी कोई ताकत है जिसके कारण आज भी उसकी शरीर की बॉडी वैसी की वैसी है। आज भी गोवा के अंदर हर 10 साल में उस बॉडी को बाहर दिखाने के लिए घुमाया जाता है और चर्च के अंदर सब लोग जाते हैं तो चांदी के और कांच के संदूक के अंदर उसकी बॉडी को रखा गया है, जो कि उसकी बॉडी के पार्ट अलग अलग कर दिए गए हैं। बहुत सारे पार्ट अलग अलग जगह पर लोग श्रद्धा और आस्था के रूप में ले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए यह जगह पवित्र भी और साथ में जानने लायक भी, वैज्ञानिक रहस्यों से भी पर न समझने आने वाली चीज़ ऐसे हमारे भारत में देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसके बारे में देखते पहले तो कि पुर्तगालियों के साथ ईसाई धर्मगुरु भी भारत में आए। गोवा पुर्तगालियों की राजधानी थी। यहाँ बोसालिका बम जीसस, जिसे हम बोसालिका गुड जीसस भी कहते हैं, ऐसा एक चर्च है जो पुराने गोवा में, ठीक है ना। गोवा की राजधानी है पणजी और पणजी से 10 किमी दूर पुराना गोवा है। एक ओल्ड गोवा और दूसरा न्यू गोवा। तो पुराना गोवा है पणजी से 10 किमी दूर। उसके अंदर एक कॉलेज थी जिसको अब बोसालिका बम जीसस नाम के चर्च से जाना जाता है। तो उसके अंदर इस फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर सुरक्षित ढंग से सोने, चांदी और कांच के संदूक में रखा गया। वर्षों होने के बाद भी 400-500 साल हो गए, 450 साल, उसके बाद भी उसके पार्थिव शरीर को कुछ भी नहीं हुआ, विकृत नहीं हुआ। इसके उपरांत गोवा में दूसरे भी अनेक चर्च है जो हमारे सांस्कृतिक विरासत के तौर पे उसे देखने लायक है और अद्भुत जगह है। गोवा में रमणीय समुद्री तट के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। गोवा अत्यंत आकर्षण का केंद्र एवं सुंदर घूमने लायक बीच वाली जगह रही है। तो वैसे भी गोवा बहुत ही जाना माना है, लेकिन बोसालिका बम जीसस के अंदर रखी गई ये संत फ्रांसिस जेवियर की बॉडी जो आज भी अपने आप में एक रहस्य है। इसका एक बहुत अच्छा वीडियो है जो उसके बारे में थोड़ी बहुत हमें जानकारी मिलती है। तो चलो देखते हैं बोसालिका बम जीसस का अंदर रखा गया ये पार्थिव शरीर संत फ्रांसिस जेवियर का, जिसके बारे में अब देखते हैं एक वीडियो क्लिप के अंदर। चलो देखते हैं। के बाद उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है ताकि शरीर के सड़ने की प्रक्रिया शुरू ना हो और बदबू ना आए। कुछ पुरानी सभ्यताओं में शवों को संरक्षित करके ममी बना दी जाती थी ताकि शव सदियों तक खराब ना हो। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि बिना संरक्षित किए कोई शव सदियों तक वैसा ही तरोताजा बना रहे? विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन इस संसार में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनका विज्ञान आज तक जवाब नहीं दे सका है। ऐसा ही कुछ ओल्ड गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में रखे सेंट फ्रांसिस जेवियर के मृत शरीर के साथ है। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये शव पिछले 460 सालों से आज तक बिना किसी लेप या मसाले के एकदम तरोताजा है। सुनने में ये बात बिल्कुल अविश्वसनीय लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि ओल्ड गोवा के इस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर का मृत शरीर आज भी सामान्य अवस्था में रखा है। विज्ञान की इतनी प्रगति के बाद भी इस रहस्य का पता लगाने में वैज्ञानिक असफल रहे हैं। इतने सालों बाद भी इस शरीर का तरोताजा रहना आधुनिक विज्ञान के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। कैथोलिक संप्रदाय के लोग सेंट जेवियर का नाम आदर और सम्मान से लेते हैं। इनका जन्म स्पेन के राजघराने में हुआ था और उनका वास्तविक नाम फ्रांसिस्को द जेवियर था, लेकिन उन्होंने अपना घर त्याग कर कैथोलिक धर्म का प्रचार करने का निश्चय कर लिया
और धर्म प्रचारक होने के कारण उनका नाम सेंट फ्रांसिस जेवियर हो गया। गोवा की राजधानी पनाजी से 10 किलोमीटर दूर ओल्ड गोवा है और इस नगरी में फ्रांसिस जेवियर का गहरा लगाव था और उन्होंने यही अपनी शरण स्थल बना ली। रोम के पोप का प्रतिनिधि होने के कारण उन्होंने धर्म प्रचार का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने भारत आने की जोखिम भरी समुद्री यात्रा 1551 में शुरू की। इस यात्रा के दौरान वह मोजाविक, मलिंदी और सोक्रेटा होकर गोवा पहुंचे थे। ओल्ड गोवा को अपना स्थायी निवास स्थान बनाकर उन्होंने काफी समय तक आसपास के क्षेत्रों में धर्म प्रचार किया। इसी को केंद्र बनाकर उन्होंने कई देशों की यात्रा की और कैथोलिक धर्म का प्रचार किया। प्रचार के दौरान ही उनकी 3 दिसंबर 1552 को चाइना के शेंगचुआन आइलैंड में मौत हो गई, जिसके बाद उनके मृत शरीर को कफन में रखकर मलेशिया के मलक्का में ले जाया गया। अंतिम संस्कार के 4 महीने बाद उनके शिष्य ने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके ताबूत को खोला, लेकिन ताबूत खुलने पर वह दंग रह गए कि संत का शरीर तो एकदम ताजा है। इसे देवीय शक्ति का चमत्कार मानकर वह संत के मृत शरीर को गोवा ले आए। वहां उनके मृत शरीर को सेंट पॉल कॉलेज में रखा गया। इसके बाद सेंट के मृत शरीर को वहां से हटाकर 1613 में प्रोफेस्ड हाउस ऑफ केम जीसस में रखा गया। सेंट जीसस के मृत शरीर को चांदी के एक संदूक में रखकर बेसिलिका ऑफ बोम जीसस चर्च में संभाल कर रख दिया गया। सेंट फ्रांसिस के मृत शरीर को कई बार काटा जा चुका है। साल 1553 में जब एक सेवक उनके मृत शरीर को शेंगचुआन से मलक्का ले जा रहा था, तो जहाज के कप्तान को प्रमाण देने के लिए उनके घुटने का मांस काट लिया गया। साल 1554 में एक पुर्तगाली महिला यात्री ने उनकी एड़ी का मांस काटकर यादगार के रूप में उनके पवित्र अवशेष अपने साथ पुर्तगाल ले गई। सेंट के पैर की एड़ी अलग हो गई, जिसे बेसिलिका के एक राइटी में एक क्रिस्टल पात्र में रखा गया। साल 1695 में उनकी बाजू के भाग को रोम भेजा गया, जिसे चर्च ऑफ गेसू में संभाल कर रखा गया। बाएं हाथ का कुछ हिस्सा 1619 में जापान के जेसुइट प्रोविंस में संभाल कर रखा गया और पेट का कुछ भाग निकालकर अलग अलग स्थानों पर यादगार के लिए भेजा गया। वर्तमान में समय समय पर इनका मृत शरीर बेसिलिका हॉल के खुले प्लेटफॉर्म पर आम जनता के दर्शन के लिए रखा। अब आगे बात करते हैं गुजरात के पंचमहाल जिले के हालोल नामक तहसील के अंदर पावागढ़ पर्वत के तल में उसकी तलहटी में आया हुआ एक चांपानेर नामक गांव, जहां पर मोहम्मद बेगड़ा नामक एक राजा हुआ और उसने एक किला बनाया, मस्जिद बनाई। तो उसका जो दरवाज़ा है, उसकी जो बनावट है, वो अति सुंदर, अद्भुत, नयन रम्य और रमणीय घूमने लायक जगह है। तो उसके साथ साथ भारत का सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत स्थल है, जिसको संयुक्त राष्ट्र के अंग यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत के स्थल के अंदर उसे समाविष्ट किया गया 2004 में। तो ऐसी अद्भुत जगह जो गुजरात के अंदर आई हुई है, तो चलो देखते हैं चांपानेर के बारे में। चांपानेर चित्र में उस मस्जिद की आपको फोटो दी गई है, आप देख सकते हैं। देखते हैं चांपानेर के बारे में। तो सबसे पहला चांपानेर कहाँ पर, तो गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले के हालोल नामक तहसील के अंदर पावागढ़ नामक एक धार्मिक स्थल है। महाकाली माँ का बड़ा सा मंदिर इस पावागढ़ के अंदर आया हुआ है और गुजरात के प्रजा का और भारतीय प्रजाओं के लिए आस्था का केंद्र बना यह जगह खूब घूमने लायक प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत की योग्य स्थान है। तो ये पावागढ़ जी की तलहटी है, उसकी जो तलेटी है, उस तलहटी में चांपानेर नाम का एक गांव बसा है। ये चांपानेर गांव के अंदर इस्लाम साम्राज्य का एक मोहम्मद बेगड़ा नामक राजा ने हमला किया और उसने उसके ऊपर विजय प्राप्त की।
मोहम्मद बेगड़ा नामक राजा। तो महमूद बेगड़ा है, उसने चांपानेर पे विजय प्राप्त की और उसके बाद कुछ समय के लिए उसने चांपानेर को अपनी राजधानी बनाई। थोड़े समय के लिए जब मोहम्मद बेगड़ा ने चांपानेर के ऊपर विजय प्राप्त की, तो विजय प्राप्त करने के बाद उसने चांपानेर को ही अपनी राजधानी बनाई और चांपानेर को उसने अपना नाम दिया। चांपानेर का नाम उसने चांपानेर से मिटाकर उसने नाम बनाया मोहम्मदाबाद। तो मोहम्मद बेगड़ा ने अपने ही नाम से मोहम्मदाबाद नामक एक नगर बनाया। चांपानेर उसकी राजधानी बना दी, उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा गया। और चांपानेर को राजधानी बनाने के बाद उसके अंदर स्थापत्य यानी कि इमारतें बनाना शुरू किया। उसने जो जो इमारतें बनाई, जिसके अंदर बात करें तो मोती मस्जिद, जामी मस्जिद और ऐतिहासिक किला जो अद्भुत उत्कृष्ट नक्शेकाम वाला अलंकृत श्रेष्ठ इमारतें हैं। चांपानेर की स्थापत्य कला को ऐतिहासिक महत्व के तौर पे ध्यान में रखते हुए हमारे संयुक्त राष्ट्र के अंग यूनेस्को द्वारा 2004 में विश्व विरासत के स्थलों में उसको समाविष्ट किया गया, उसकी सूची में उसको शामिल किया गया। तो भारत की जो बहुत सारी जगह है, शायद मेरे ख्याल से 32 जितनी जगह है जिसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा WHS के अंदर समाविष्ट किया गया। WHS यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल, वैश्विक धरोहर, विरासत की धरोहर समान स्थल है। ऐसे भारत की बहुत सारी स्थलों को विश्व विरासत यानी कि WHS के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको स्थान दिया गया। और उसमें से गुजरात के अंदर भी 2-3 जगह है जिसको विश्व विरासत में स्थान मिला। और वो 2-3 जगह कौन सी, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जो विश्व विरासत में स्थान मिला वो है चांपानेर, जिसको 2004 में आप चांपानेर लिखोगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि चांपानेर है। आप जब लिखोगे उसको मानो कि एग्जाम में कई बार आता है कि चांपानेर को विश्व विरासत में कब स्थान मिला। तो अगर आपको याद रखना है तो आपको क्या करना होगा, इसमें अंदर इसको निकाल दो, ठीक है ना, पाने को निकाल दो तो क्या बचेगा, तो आप बोलोगे 4 बचेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि उसका निर्माण कब हुआ, तो 2004 में उसका निर्माण हुआ। तो बस इसी तरह चांपानेर है उसका 2004 में वो ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए किसने, यूनेस्को ने। याद रखना, यूनेस्को ही हर देश की सांस्कृतिक जगहों को विश्व विरासत में शामिल करती है। तो गुजरात के अंदर आए हुए 3 जगह है जो विश्व विरासत के स्थान प्राप्त किया, जिसमें पहला ये चांपानेर है, दूसरा है रानी की वाव जो पाटन के अंदर रानी उदयमती द्वारा बनाई गई 7 मंजिले की जो एक वाव है जो रानी की वाव के नाम से जानी जाती है। तो रानी की वाव है जिसे 2014 में विश्व विरासत की जगह में स्थान दिया गया। और पिछले 2-3 साल पहले अहमदाबाद सिटी के अंदर आई हुई थोड़ी बहुत जो 15-20 जितने स्मारक है, उसी सबको मिलाकर पूरी सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया। तो गुजरात के अंदर 3, एक चांपानेर पंचमहाल जिले में, दूसरा रानी की वाव पाटन जिले में और तीसरा अहमदाबाद सिटी जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान मिला। तो चांपानेर भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे एक विरासत की श्रेष्ठ जगह है। चांपानेर के बारे में अगर प्रश्न पूछे जाए तो आपको याद रखना है कहाँ पर चांपानेर है, तो गुजरात पंचमहाल जिला हालोल तहसील नामक पावागढ़ पर्वत के तलहटी के अंदर चांपानेर का गांव है। और आप जब पावागढ़ के पर्वत को चढ़ने के लिए जाओगे, उसके जो चिड़िया बनाई है वहाँ पे अंत में नीचे खड़े रहोगे तो आपको उसके पास ही ये चांपानेर का किला दिखाई देता होगा। तो मोहम्मद बेगड़ा नामक कोई राजा था जिसने उसके ऊपर हमला किया, जीत लिया, उसको उसकी राजधानी बनाई और उसका नाम मोहम्मदाबाद दिया गया। और उसके बाद उसके अंदर मोती मस्जिद, जामी मस्जिद, ऐतिहासिक किला जैसी श्रेष्ठ इमारतें बनाई। और इस सबको महत्व को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने 2004 में वैश्विक विरासत के स्थल की सूची में गुजरात के इस अद्भुत स्थापत्य को शामिल किया गया। तो ये था चांपानेर।
मोहम्मद बिगड़ा की राजधानी। उसके बाद बात करें गुजरात के सांस्कृतिक विरासत के स्थल के बारे में, तो जैसे कि हमने देखा कि भारत के बहुत सारे स्थल हैं जो विश्व विरासत में स्थान प्राप्त हुए, लेकिन गुजरात के भी बहुत सारी जगह है जो विश्व विरासत में भले स्थान उसने प्राप्त नहीं किया, लेकिन उसका स्थापत्य कला, उसकी बनावट, वो आज भी कोई विरासत से कम नहीं है, विश्व विरासत से कम नहीं है। गुजरात का तो अद्भुत विरासत की जगह है ही, लेकिन विश्व के लिए भी सच में देखा जाए तो बहुत ही अद्भुत जगह है। ऐसी गुजरात की स्थापत्य कला, गुजरात के अंदर आए हुए महत्वपूर्ण स्थान, जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के स्थल। गुजरात शिल्प स्थापत्य कला के अंदर श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुजरात के अंदर बहुत सारे सांस्कृतिक विरासत के स्थापत्य है, जिसमें गुफा स्थापत्य, मंदिर, मस्जिद, किले, बावली, तोरण वगैरह बहुत ही विभिन्न प्रकारों में बहुत सारे सांस्कृतिक विरासत के स्थापत्य हमें गुजरात के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारे गुजरात के सांस्कृतिक विरासत की श्रेष्ठ जगह। और देखते हैं आगे धोलावीरा एवं लेथल। प्राचीन काल से गुजरात के और विश्व के अंदर मनुष्य जाति के उद्भव के समय के बाद का जो प्राचीन नगर हमें मिलते हैं, उस नगरों में से एक है गुजरात के अंदर मिले गए हड़प्पीय संस्कृति के धोलावीरा एवं लोथल। हमने भारत का इतिहास पढ़ा तो हम सबको पता है कि मनुष्य जातियों का विकास प्राचीन काल में देखा जाए तो सबसे पहले इंसान का उत्पत्ति अफ्रीका के अंदर हुई, नाइल नदी के किनारे, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। उसके बाद भारत के अंदर सिंधु और रावी नदी के किनारे इंसान की उत्पत्ति हुई, इंसान का विकास हुआ। तो इसके अंदर जो मानव जाति का निर्माण हुआ, उसके अंदर हमने देखा कि मोहनजोदड़ो सिंधु खिंड की संस्कृति का विकास हुआ। और ये जो सिंधु खिंड की संस्कृति का विकास हुआ है, जिसके अंदर व्यापार, बंदर, उसकी स्थापत्य कला, नगर रचना, उसकी रास्ते, वहाँ की इमारतें, उसकी शासन व्यवस्था, गहने, मूर्ति या खिलौने, ये जो चीज़ें हमें मिली, उसके कारण हम कह सकते हैं कि प्राचीन स्थापत्यों की श्रेष्ठ जगह है। लेकिन यहाँ पर हम उसको सांस्कृतिक विरासत के तौर पे समझेंगे। वैसे तो बहुत ही प्राचीन एवं देखने लायक जगह है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए यह सांस्कृतिक विरासत के तौर पे भी एक श्रेष्ठ जगहों में से एक है। तो देखते हैं धोलावीरा और लोथल के बारे में। धोलावीरा, पहले धोलावीरा के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो पैराग्राफ है ये पूरा हमें धोलावीरा के बारे में दिया गया। तो पहली बात कि धोलावीरा और लोथल दोनों सिंधु सभ्यता के नगर है, सिंधु खिंड की संस्कृति के नगर है, प्राचीन भारतीय संस्कृति के नगर है। तो सिंधु सभ्यता के नगर धोलावीरा और लोथल है। धोलावीरा कहाँ पर आया हुआ? तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ नामक जिले के भचाऊ नामक तहसील के अंदर खदीर नामक एक द्वीप है, एक टापू है, एक बेट है। ठीक है ना। तो उसके अंदर आया हो। अब आपका पहले तो प्रश्न ये होना चाहिए कि सर ये बेट क्यों कहा गया, इसे द्वीप क्यों कहा गया? कच्छ तो एक रण प्रदेश है, ठीक है ना, और भचाऊ जो तहसील है वो पूरा रण प्रदेश के आसपास का प्रदेश है। तो टापू तो होगा ही नहीं ना, द्वीप तो होगा ही नहीं। क्योंकि द्वीप किसे बोलते हैं? जिसकी चारों ओर पानी भरा हुआ हो उसे बोलते हैं द्वीप। तो इसे द्वीप क्यों कहा गया? तो पहली बात तो ये कि कच्छ के अंदर ऐसे बहुत सारे बेट हैं, जैसे खावड़ा, पच्छम, खदीर, वैसे बहुत सारे बेट। तो ये जो बेट है उसमें खदीर द्वीप नामक एक टापू है, खदीर द्वीप। तो द्वीप क्यों कहा गया? तो कुछ घटना ये होती है कि कच्छ के अंदर वर्षा ऋतु के दरमियान कच्छ के अंदर बहुत सारे पर्वत जो जमीन है ना ऊंचाई वाले, जिसे धार कहा, वहाँ के स्थानिक भाषा में उसे धार बोलते हैं। जैसे कि ये धरती है, जैसे समांतर धरती है, लेकिन अगर ऐसा कोई पर्वतीय क्षेत्र आया तो उसे धार बोलते हैं, तो दूसरा आया तो उसे भी धार बोलते हैं। तो ऐसी जगह है, ऐसे 5 जितने
धार है, कच्छ के अंदर 5 धारें हैं। खावड़ा, पच्चम जो हम बोलते हैं खदीर, ठीक है ना, वैसी। तो मान लो कि ये खदीर नामक जो धार है वो जगह ए है। तो जब वर्षा ऋतु में बारिश होगी तो बारिश के कारण ये चारों ओर पानी भर जाएगा, लेकिन ये जो विस्तार है वो बिना पानी के ही होगा क्योंकि वो ऊंचाई वाला विस्तार है। तो अगर वर्षा ऋतु में दृश्य को देखें तो जैसे चारों ओर पानी भरा हुआ है और बीच में कोई ऐसा प्रदेश है जो जैसे ऐसा लगता है कि समुद्र के बीच में कोई द्वीप हो, समुद्र के बीच में कोई डेल्टा हो, ऐसा लगता है। तो इसी के कारण उसको टापू या तो द्वीप कहा गया। तो ऐसा कच्छ के अंदर, कच्छ नामक जिला है जिसके अंदर बचाव तहसील में खदीर द्वीप है, और उस खदीर द्वीप के अंदर उत्खनन के दरमियान हमें एक आदर्श नगर मिला जिसे हम बोलते हैं धौलावीरा। तो धौलावीरा अपने आदर्श नगर रचना और हड़प्पीय संस्कृति एवं व्यापार वाणिज्य का श्रेष्ठ केंद्र था, और उसी के कारण यह जगह अति प्रसिद्ध बनी। ठीक है ना, धौलावीरा अपने आदर्श नगर रचना के लिए जानी जाती है। उसकी नगर रचना, उसका बनावट, उसकी जो अद्भुत रचना है, उसके कारण धौलावीरा वो अति प्रसिद्ध है। 5000 साल पुराना यह जगह जहाँ पर कहा जाता है वहाँ से मिले हुए गहने बनाने की और मनका बनाने का जो केंद्र है उसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग कितने विकसित होंगे। आज से 5000 साल पहले वो लोग गहने बनाते थे, गहने के जो मनके होते थे वो बनाते थे। तो उसकी टेक्नोलॉजी थी गहने बनाने की और मनके बनाने की। तो उसके कारण हम कह सकते हैं वाह कितनी अद्भुत रचनाएं, उस समय के दौरान कितनी श्रेष्ठ बारीकी से इसे बनाया गया होगा, जिसको हम कह सकते हैं। तो 5000 साल पहले वहाँ गहने बनाना और मनके बनाने के जो केंद्र मिले उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि धौलावीरा श्रेष्ठ नगर रचना है, श्रेष्ठ विकसित विस्तार था 5000 साल पहले। तो धौलावीरा खदीर बेट में आया हुआ है, कच्छ के बचाव में आया हुआ है, आदर्श नगर रचना और हड़प्पीय सभ्यता के लिए पहचाना जाता है। वहाँ के मकान, वहाँ के दीवार, वहाँ के रास्ते, वहाँ की जो परंपराएं, वहाँ की जो व्यापार वाणिज्य की सुविधा थी, उसको देखकर हम ये तय कर सकते हैं कि सच में धौलावीरा या तो फिर भारत प्राचीन काल से अति समृद्ध, बुद्धिशाली एवं प्रगतिशील राष्ट्र था। उसके बाद बात करें लोथल की। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है लोथल कहाँ पर स्थित है, तो लोथल है अहमदाबाद भावनगर हाईवे के बीच लोथल नामक जगह है। ठीक है ना, अहमदाबाद के जो अहमदाबाद से भावनगर के बीच का जो रास्ता है हाईवे, उसके बीच में ये लोथल नामक एक जगह है। एक पुरातत्वीय स्थल है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है जहाँ से विदेश के अंदर भी व्यापार किया जाता है। ऐसे में बहुत सारे अवशेष मिले। तो भारतीय प्राचीन बंदरगाह जिसके बारे में हम चैप्टर 2 के अंदर विस्तार से अभ्यास कर गए, वहाँ पे जो बंदरगाह वो जो बोट होती है, नाव होती है, उसको रोकने के लिए जो धक्का बनाया गया वो धक्का, वहाँ की सिस्टम, पानी की लाने की सुविधा, पानी को निकालने की सुविधा, उस सबको देखते हुए पता चलता है कि प्राचीन कितनी अद्भुत ये नगर थे। तो पुरातत्वीय स्थल है, प्राचीन समय में व्यापार वाणिज्य के लिए वो जाना माना एक जगह है, और जिसके अंदर व्यापार वाणिज्य फलता फूलता और सुविधा से युक्त सांस्कृतिक एवं हड़प्पीय संस्कृति के श्रेष्ठ बंदरगाह था। तो पूछा जाने वाला प्रश्न लोथल के अंदर तो अहमदाबाद भावनगर हाईवे पे आया हुआ है, दूसरा पुरातत्वीय स्थल है, उसके बाद व्यापार वाणिज्य का मुख्य केंद्र है, चौथा एक बंदर है, प्राचीन भारत का सबसे बड़ा बंदर है। ठीक है ना, वहाँ से दुनिया के अन्य देशों में व्यापार किया जाता था, ऐसे हमें उसके माध्यम से पता चलता है। तो लोथल धौलावीरा दोनों के बारे में जो भी प्रश्न बनते हैं हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें जूनागढ़ के सांस्कृतिक विरासतों के बारे में, लेकिन वहाँ पहुँचे उसके पहले हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। ठीक है ना, ये जूनागढ़ के अंदर आया हुआ बहाउद्दीन वजीर का मकबरा है। गुजरात के ताजमहल के नाम से जाना जाता है क्योंकि ताजमहल जैसी आकृति, ताजमहल जैसी डिज़ाइन, लेकिन उसे संभाला नहीं गया, इतना उसको व्यवस्थित नहीं रखा गया। लेकिन फिर भी अगर आप उसको देखोगे तो तुरंत ही आपको ताजमहल याद आएगा, क्योंकि ताजमहल की तरह इसके अंदर भी घुम्मट है, उसके अंदर दूसरे और 4 घुम्मट ताजमहल के जैसे है, उसके अंदर ताजमहल के जैसे ही 4 मीनारें बनाई गई है, उसका आकार भी ताजमहल जैसा है। लेकिन किसी न किसी खामी के कारण शायद वो मेरे ख्याल से अजूबा नहीं बना, लेकिन हमारे लिए, गुजरात के लिए तो अजूबे से कम नहीं है, और हमारे सांस्कृतिक विरासत की एक श्रेष्ठ जगह है।
जूनागढ़ के एक राजा थे बहाउद्दीन वजीर, उसकी मौत के बाद उसकी याद में ये मकबरा बनाया गया, जैसे बहाउद्दीन वजीर का मकबरा कहा जाता है। तो ये गुजरात के प्राचीन श्रेष्ठ स्थापत्य है। तो ऐसी जगह हमें गुजरात के अंदर सांस्कृतिक विरासत के तौर पे देखने को मिलती है। उसके बाद जूनागढ़ की बात करें हम, तो जूनागढ़ के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्थापत्य है जिस घूमने लायक और देखने लायक है। बात करते हैं, सिर्फ यहाँ पे नाम दिए गए हैं। जूनागढ़ गुजरात के अंदर आया हुआ एक जिला है जिसके अंदर सम्राट अशोक का शिलालेख, जूनागढ़ के अंदर आप एंट्री करोगे तो गिरनार की जो तलहटी प्रदेश है उसके पास पाजनाका नामक एक जगह है जहाँ पर सम्राट अशोक का शिलालेख मिलता है। 3 पत्थरों के अंदर बनाया है शिलालेख सम्राट अशोक ने, मौर्य सम्राट राजा, मौर्य वंश के बहुत श्रेष्ठ राजा सम्राट अशोक ने वहाँ पे लिखे गए थे। तो आज भी वहाँ पे हमें देखने को मिलती है सफ़ेद कलर की बिल्डिंग में। तो कभी देखने जाओ तो देखना। तो ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की एक श्रेष्ठ जगह है। उसकी बात करें तो खापड़ा कोरिया की बौद्ध गुफाएं, ऊपरकोट का किला और ऊपरकोट की गुफाएं, पर्वत के ऊपर और आसपास के क्षेत्र में जैन मंदिर बनाए गए हो, नरसिंह मेहता के द्वारा उसके साथ जुड़ा हुआ है दामोदर कुंड, अड़ीकड़ी बावली, जो अड़ीकड़ी की बावली है जहाँ पे कहा जाता है कि मातृ पितृ भक्त श्रवण का जन्म हुआ। तो अड़ीकड़ी बावली, पुराना राजमहल जो हमें जूनागढ़ के अंदर मिलता है, नवघण का कुआं जो एक ऐसा कुआं है जिसके अंदर चारों ओर सीढ़ी बनाई दी गई है जिसके कारण हम उसके अंदर जा सकते हैं। मोहम्मद खान नामक कोई राजा हुआ, उसका मकबरा, बहाउद्दीन वजीर का मकबरा जो हमने अभी भी उसके बारे में बात की। तो ऐसे आदि दर्शनीय स्थल है। उसके अलावा पूरा जूनागढ़ का जो गिरनार पर्वत है वो भी एक देखने लायक चीज़ है। ठीक है, तो जूनागढ़ के अंदर कौन सी जगह घूमने लायक या सांस्कृतिक विरासत की जगह है, प्रश्न अगर पूछा जाए तो एक जूनागढ़ के अंदर आई सांस्कृतिक विरासत के स्थलों के बारे में माहिती लिखिए, उसके नाम लिखिए। तो हमें लिखना है अशोक का शिलालेख, खापरा कोरिया की बौद्ध गुफाएं, ऊपरकोट का किला, ऊपरकोट की गुफाएं, जैन मंदिर, दामोदर कुंड, अड़ीकड़ी की बावली, पुराना राजमहल, नवघण कुआं, मोहम्मद खान का मकबरा, बहाउद्दीन वजीर की कब्र। इसके उपरांत भवनाथ का जो विशाल मंदिर है, महाशिवरात्रि के दरमियान जहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। ठीक है ना, वो जो पहले प्रकरण में हमने पढ़ा था कि भवनाथ के अंदर शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। तो ऐसे जूनागढ़ के अंदर बहुत सारे प्राकृतिक और एवं सांस्कृतिक जगह जो हमारी विरासत की श्रेष्ठ जगह है ऐसी हमें देखने को मिलती है। तो आज के लेक्चर में हम इतने तक रखते हैं अहमदाबाद और पाटन के बारे में, और अहमदाबाद के स्थापत्य, पाटन के अंदर आई हुई रानी की वाव जिसको हमने हमारी 100 रुपये की चलनी नोट में स्थान दिया। तो उसकी विशेषताएं के बारे में हम आने वाले लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। तो आज तक इतना रखते हैं, अगले लेक्चर में अहमदाबाद से हम शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।